जो भी दुर्घटना में कोई किसी की मदद करता है, हमारे लिए गुड सैमिटन एक व्यक्ति हो, जो नेक व्यक्ति, इसमें सेक्शन 134 ए के अंतर्गत ये जोड़ा गया है कि वो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो घायलों की मदद करते हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। ड्राइवरों को भी, ई रिक्शा चालकों को भी, टेम्पो वालों को भी, कैब वालों को, सभी को ऐसा जागरूक कर रहे हैं कि आपको ड्राइविंग कैसी करनी चाहिए, यातायात के नियमों को पालन करना चाहिए। यातायात के जितने भी हमारे संकेत है, आप देख रहे होंगे, ठहरो, देखो, जाओ वाला है। ये जो सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, सीट बेल्ट से क्या होता है, कोई भी वाहन अगर अब तेज गति में आपस में टकराता है, उसकी गति में एकदम चेंजिंग आते हैं, वो 10 गुना उसकी गति बढ़ जाती है। तो उसका कारण होता है कि अपनी सीट से उछल कर अगले शीशे विंड को तोड़ते हुए आगे वो चला जाता है और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज इनसाइट टॉक्स के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान, यातायात प्रभारी मुजफ्फरनगर, हमारे आदरणीय श्री इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार सर। सर, जैसे हम देखते हैं लगभग 1.5 से 2 लाख डेथ्स रोड एक्सीडेंट में होती हैं लगभग प्रति वर्ष। इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये डेथ होती है और इनको हम कैसे रोक सकते हैं? सर, बहुत अच्छा आपका सवाल है और हम इस पर बहुत ही प्रयास, और हमारी सरकार बहुत ही अधिक प्रयास इसी पे है कि हम कैसे ही रोड एक्सीडेंट में होने वाली मृत्यु या दुर्घटनाओं को रोका जा सके रोका जा सके प्लस कम किया जा सके। इस पर सरकार भी बड़ी चिंतित है और पूरी जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी बड़ी चिंतित है। ये कैसे होता है, ये इसके कारण है ड्राइवर की लापरवाही, वाहन की लापरवाही की वजह से, यानी वाहन की फिटनेस सही ना होने की वजह से, या इंजीनियरिंग की वजह से भी ऐसा होता है, या आप अवेयरनेस प्रोग्राम हम जो चला रहे हैं इसके लिए चला रहे हैं कि हम इन दुर्घटनाओं को कम कर सकें। जी सर, और प्रयास करते हैं कि आगे भी आप सभी जो भी समाज सेवी हैं उनका सबका सहयोग हमें मिलता रहेगा। हम अवेयरनेस प्रोग्राम में ड्राइवरों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, ड्राइवरों को भी समझा रहे हैं कि गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। ड्राइवर अगर थक रहा है तब भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ड्राइवर नशे की हालत में ना हो तब भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, या ड्राइवर लापरवाह हो, ड्राइविंग करना ही ना जानता हो, ऐसी स्थिति में भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसके लिए बॉडी के सभी अंग काम करते हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सभी, क्योंकि ड्राइविंग कोई आसान काम नहीं है। इसमें क्या होता है कि बॉडी के सभी पार्ट्स अगर सही हैं, आपको दिखाई भी देना जरूरी है, आपको सुनना भी बहुत ज़रूरी है। आप गाड़ी में कोई आग लगे, स्माइल, आपकी नाक, इसमें भी जो सभी इंद्रियां हैं वो काम करती हैं। तो ड्राइविंग बहुत हार्ड है और ये दूसरे की जीवन और अपने जीवन दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके विषय में हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, आपके माध्यम से भी, स्कूलों में जाकर भी, ड्राइवरों को भी, ई रिक्शा चालकों को भी, टेम्पो वालों को भी, कैब वालों को, सभी को ऐसा जागरूक कर रहे हैं कि आपको ड्राइविंग कैसी करनी चाहिए, यातायात के नियमों को पालन करना चाहिए। यातायात के जितने भी हमारे संकेत हैं, आप देख रहे होंगे, ठहरो, देखो, जाओ वाला, ये जितने भी हमारे जो संकेत हैं उनको हम पूरा बार बार जाके समझा रहे हैं स्कूलों में और अलग अलग जगह, अलग संस्थाओं में भी हम इस बात को, जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल हैं उनमें भी हम जाकर एक बार देख रहे हैं किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है और लाइसेंस किस प्रक्रिया में बन रहे हैं उसको भी देख रहे हैं। ऐसे लोग लाइसेंस ना बनवा लें जिन्हें यातायात के संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है। इस पर हमारा पूर्ण फोकस है। हमारे उच्च अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान यातायात अधीक्षक महोदय, ये सभी इसमें बहुत जागरूक है और आज इसी विषय पर हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं। जी अच्छा, सर, जैसे 1.5 से 2 लाख डेथ्स होती जी, लेकिन कुछ डेथ्स इसमें हम सेव कर सकते हैं, जैसे दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाकर, जो गाड़ी चालक है वो सीट बेल्ट लगाकर। क्या इसका एक महत्वपूर्ण रोल है? जी, देखिए, सबसे मेन चीज़ यही है कि जब भी कोई भी दुर्घटना होती है कि उसके जो कारण हैं पहले हमें उसे पता चलाना होता है कि हम किस कारण से ये दुर्घटना हुई है। मान लिया अगर 2 व्हीलर की दुर्घटना हुई है तो हेलमेट अगर होता तो इसकी जान बच सकती थी, क्योंकि बॉडी का अगर कोई अंग टूट जाता है तो वो जुड़ सकता है, लेकिन अगर सर में चोट लग गई है या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो कोमा में चला जाएगा, आजीवन विकलांग हो सकता है। तो ऐसी उसको रोकने के लिए हमने हेलमेट अनिवार्य किया है, पिछली सीट पर भी और फ्रंट सीट पर भी। हमने ओवरलोडिंग, जो ट्रिपलिंग जो करते हैं, जिसे ओवरलोडिंग कहते हैं, उसको बिल्कुल
बैन किया है, ऐसा कोई मिलता है तो हम उसे चालान की प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया करते हैं। आरटीओ के माध्यम से भी और हमारे ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से भी हम उस पर दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, उनके चालान काटे जाते हैं। जो सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, सीट बेल्ट से क्या होता है, कोई भी वाहन अगर अब तेज गति में आपस में टकराता है, उसकी गति में एकदम चेंजिंग आते हैं, वो 10 गुना उसकी गति बढ़ जाती है। तो उसका कारण होता है कि अपनी सीट से उछलकर अगले शीशे विंड को तोड़ते हुए आगे वो चला जाता है, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इन सब काम के सीट बेल्ट लगाना, हम गाने के माध्यम से एक हमने गाना भी बनाया है अपना, अगर आप हो सकता है तो मैं बताता हूँ गाने के लिए। तो ये है, अच्छा लगेगा। हमने एक गाना जो इसके लिए प्रोवाइड किया है, ओ मेरे भाई बंधु सुन लो सारे संधु, ओ मेरे भाई बंधु सुन लो ये सारे बंधु, हर मोड़ पर खड़े हैं ट्रैफिक के सारे बंधु, ओ मेरे भाई बंधु सुन लो ये सारे संधु, हर मोड़ पे खड़े हैं ट्रैफिक के सारे बंधु, ओ सोनू मोनू सोंदू, ओ सोनू मोनू चंदू, कह रहा तुमसे इंदू, हर मोड़ पे खड़े हैं ट्रैफिक के सारे बंधु, फोटो तुम्हारा लेंगे चालान कर देंगे, फोटो तुम्हारा लेंगे चालान कर देंगे, चालान से है बचना नियमों को याद रखना, हेलमेट लगा के चलना, सीट बेल्ट पहन के रखना, हेलमेट लगा के रखना, सीट बेल्ट पहन के रखना। इस टाइप से छोटे छोटे गानों के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं चौराहों पर बजाकर। तो ये सब प्रोग्राम है, और आम जनता की सेवा के लिए ट्रैफिक पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। और कोई भी दुर्घटना होती है गोल्डन आवर में भी हम लोग सोचते हैं जो भी घायल हो जाए तो उसे जल्दी से जल्दी 1 घंटे के अंदर मतलब एक्सीडेंट वाली जगह से उसे अस्पताल तक पहुँचाया जा सके। साथ ही जो भी दुर्घटना में कोई किसी की मदद करता है, हमारे लिए गुड सैमरिटन एक व्यक्ति हो, जो नेक व्यक्ति, इसमें सेक्शन 134 ए के अंतर्गत ये जोड़ा गया है कि वो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो घायलों की मदद करते हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। तो इन सब पे बहुत ही तेज़ी से हम काम कर रहे हैं, और आपके माध्यम से, सभी समाज के माध्यम से हम इन दुर्घटनाओं को रोकने में कामयाब होंगे। नहीं तो पहले ऐसे होता था कि भाई कोई एक्सीडेंट हो गया था कि भाई कोई पुलिस केस ना हो जाए तो लोग बचते थे इन चीज़ों से। जी, तो जैसे आपने बताया तो इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। जी सर, हम ये है गवर्नमेंट ने इसमें अवेटमेंट किया है 2019 में। 2019 में ये कुछ सेक्शन इसमें जोड़े गए। एक तो चालान की राशि बढ़ाई गई, 10 गुना चालान की राशि के जो हमारे 50 रुपए का चालान था वो 500 का किया गया। मैक्सिमम चालान अब 500 रुपए का है, उसके ऊपर ही सारे चालान हैं। उसके बाद में 34 ए एक सेक्शन जोड़ी गई जिसमें गुड सैमरिटन रखा गया। नेक व्यक्ति, नेक व्यक्ति वो होता है जो किसी दुर्घटना में किसी घायल की मदद करे, नज़दीकी हॉस्पिटल तक पहुंचाए। और उसमें ये भी रखा गया है कि नेक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति ऐसा है उसको पुरस्कृत किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, और उसे कोई भी वो अपना नाम पता बताना चाहे या ना बताना चाहे या किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाए तो उस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड उसे जरूर मिलेगी। कोई भी हॉस्पिटल जो संचालन करता है वो उसे ये मना नहीं कर सकते कि हम इसका फर्स्ट एड नहीं करेंगे या ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और पुलिस में इसमें आप बता रहे हैं जैसा कि पहले ये होता था नाम पता पूछती थी, कहीं आप ही तो नहीं करके लाए हैं, ऐसा नहीं, तो लोग बात डरते थे कि भैया कभी हम ही ना फंस जाएं। तो इसीलिए 134 से ये गुड सैमरिटन नेक व्यक्ति वाली ये सेक्शन इसमें जोड़ी गई सर। एक सेक्शन और जोड़ी गई, मैं इसी बीच में जब इसी बिंदु बात हो रही है तो 199 ए यानी नाबालिग बच्चे द्वारा वाहन का परिचालन, तो ये सेक्शन भी इसमें जोड़ी गई। क्योंकि नाबालिग बच्चे क्या होता है कि अपने बिना अभिभावक के या बिना संरक्षक के वाहन को लेकर रोड पर निकल जाते हैं और अपने दोस्तों को 3-3 4-4 सवारी बैठा के चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर ऐसा पकड़े जाते हैं, ऐसे बच्चे पकड़े जाते हैं तो उसमें चालान 25,000 रुपये का है और अभिभावक को 3 साल की जेल है। ऐसी सेक्शन ये भी जोड़ी गई ताकि बच्चे ऐसा कृत्य ना करें, जिससे एक समाज में एक मैसेज जाए कि हम जब तक आपकी आयु पूर्ण ना हो, यानी 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में आप 50 सीसी का बिना गियर वाला वाहन चला सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस जारी होता है। 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु में आप LMB लाइट मोटर व्हीकल आप चला सकते हैं, उसका चालान, उसका आपका लाइसेंस जारी होता है। और 20 साल से ऊपर अब
यानी आप गुड्डस कैरियर ये बड़े वाहन चला सकते हैं। अगर 20 साल से नीचे वाला व्यक्ति कोई भी हैवी वाहन या गुड्डस कैरियर का चलाता मिलता है तो वो गलत है और उसके खिलाफ कार्रवाई। यानी कि जो हैवी वाहन है वो 20 साल से ऊपर गुड्डस कैरियर 20 साल से ऊपर। यानी कि जो बच्चे स्कूल कॉलेजों में जाते हैं वो 16 से 18 साल का भी उनको लाइसेंस, उसके लाइसेंस मिलता है बिना गेयर वाली 50 सीसी की। जैसे आजकल क्या चलता है सर, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, जी जी, बहुत से बच्चे उनको चलाते हैं और लाइसेंस भी नहीं है, तो क्या वो इस तरह से सर इलेक्ट्रिक वाहन जो हमारे मोटर वाहन अधिनियम है उसमें धारा 2E के अंतर्गत ये जोड़ा गया है। मोटर जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन हैं इसमें यही किया गया कि उसकी स्पीड लिमिट क्या है। अगर आपकी स्पीड लिमिट 30 या 25 से कम की है कुछ नहीं तो सब पे लाइसेंस जारी है, सभी पे। अच्छा, सभी पे हेलमेट और लाइसेंस सभी को जारी है जी। हाँ, ये होना चाहिए। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है यानी 16 वर्ष और 18 वर्ष के बीच में है तो आप 50 सीसी का, ये इंजन की क्षमता है 50 सीसी का बिना गियर वाला वाहन आप चला सकते हैं और उसके लिए भी लाइसेंस जारी करते हैं आरटीओ सर। लाइसेंस सबके लिए जारी होता है और लाइसेंस की ही प्रक्रिया ये है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लाइसेंस की प्रक्रिया है सर। अच्छा, कुछ लोगों का देखा गया है कि भाई कि डिपार्टमेंट में कुछ भाई एक तरह से बाईपास करके वे लाइसेंस बनवा लेते हैं, फिर उनको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि जब वे व्हीकल चलाते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ सोर्स सिफारिश से इस टाइप से भी कुछ लोग लाइसेंस बनवा लेते हैं, लेकिन ये तरीका कुछ ठीक नहीं है। जो आपका प्रॉपर तरीका है 6 महीने आपको किसी भी ट्रेनिंग स्कूल में सीखना चाहिए, उसके बाद उसका प्रमाण पत्र आपको लेना चाहिए, फिर लर्निंग भी सीखने से पहले एक लर्निंग लाइसेंस बनता है जो सीखने के ही लिए बनता है। आप जब वाहन चलाने किसी भी संस्था में जो ड्राइविंग ये सिखाते हैं, जो भी स्कूल बने हैं ट्रेनिंग स्कूल, उनके लिए भी मान्यता है। वो सेक्शन 6 से 14 तक यही हमारी कहती है कि भाई जो भी स्कूल हैं उन्हें जो क्या क्या मानक हैं जिनको उनको पूरा करना है, उन्हीं मानकों को पूरा करते हुए ही लाइसेंस जारी कराएं। आप किसी अच्छे ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लें और उसके बाद आप अपना लाइसेंस जारी करें, यातायात के नियमों को जागे, एक सजग और सतर्क नागरिक बने। किन लोगों का लाइसेंस नहीं बन सकता? विकलांग लोगों का लाइसेंस नहीं बनता है। ये देख लीजिए, जैसे बहुत अधिक आयु का होने के बाद भी लाइसेंस नहीं बनता। मान लिया किसी की आयु 65 वर्ष से ऊपर है, 65 वर्ष 70 वर्ष से ऊपर है तो उसकी क्या है, हम डॉक्टरी सर्टिफिकेट होता है। आप डॉक्टर उसे फिट करते हैं आँख से हाथ से सबसे, तभी वो बन पाता है, जब तक उनका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगता है। और दूसरी बात, जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उनका कभी ड्राइवर लाइसेंस नहीं बनता है, क्योंकि आँख का खराब होना या पैर का खराब होना या हाथ का खराब होना, किसी अंग का खराब होना, उनके ड्राइवर लाइसेंस जारी नहीं किए जाते। अच्छा, कुछ लोग मान लिया अगर 80 साल के हैं और फिट हैं तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर उनका मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर अच्छा वो रिन्यूअल हो जाएगा। रिन्यूअल केवल 5 साल के लिए, 5 साल या 5 साल, मान लीजिए जैसे 65 साल आप लास्ट बता रहे हैं तो 5 साल के दौरान उसका मेडिकल फिटनेस के आधार पर रिन्यूअल होता रहेगा। जी सर। अच्छा सर, जैसे देखा जाता है कि भाई जो चालक है, कार चालक है, उसने तो सीट बेल्ट लगाई हुई है, साइड वाले ने भी लगाई हुई है, तो लेकिन जो पीछे पैसेंजर बैठे हैं, क्या अगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, क्या उनका भी चालान होने का कुछ प्रावधान है या सेफ्टी पर्पज से देखा जाता है? सर ये मेन चीज़ ये है, पहले सेफ्टी पर्पज है। चालान हमारा उद्देश्य चालान नहीं है, हमारा उद्देश्य है लोगों की जान को बचाना। हमारा उद्देश्य चालान ना गवर्नमेंट का मोटो है ना ट्रैफिक पुलिस का है। हम चालान के लिए ज़्यादा अधिक महत्व नहीं देते हैं। हमारा महत्व है कि लोगों की जान की रक्षा कैसे की जाए। तो अगर कैरिंग पैसेंजर ने और ड्राइवर ने दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखी है तो अब गाड़ियों में ये फीचर आ गया है कि पीछे वाली सीट भी सीट बेल्ट से कवर हो। यानी हम सभी लोग अपने जो सुरक्षात्मक उपाय हैं उनका सभी नियम से पालन करें, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे जो वाहन आ रहे हैं, एक नई तकनीकी आ रही है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे ये बीप होती रहती है, टीटी की आवाज़ करती रहती है। जब आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं वो बंद हो जाती है। तो वो जो इंजीनियरिंग साहब ने दिमाग लगाया है, जो जिस भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसको बना रही है, चाहे किसी भी नाम से हो, उन्होंने ये सेफ्टी के सारे फीचर उसमें दिए हैं और वो उन्हीं सभी का, जितने भी पैसेंजर उसमें रहते हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे देखा जाता है कोई अचानक एक्सीडेंट हो गया
और किसी को नहीं पता कि हम कहाँ पे तत्काल एक तरह से कॉल करें ताकि एक तुरंत हमको एक तरह से सेफ्टी पर्पज से कुछ सर्विसेज मिल सके, तो वे कौन से नंबर्स हैं जिन पर हम कॉल करके तत्काल प्रभाव से हम सहायता प्राप्त कर सकते? देखिए, पहले पुलिस में 100 नंबर चलता था। 100 नंबर की जगह 112 नंबर आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत आप वो मिल जाएगी। मान लिया आप ऐसी जगह फंसे हैं, रात बिरात में आपके पास फ़ोन भी नहीं है, तो NHI ने जो नेशनल हाईवे हैं उन पर आप देखेंगे हर 2 किलोमीटर पर एक खंबा लगा है, वहाँ पे एक टेलीफोन जैसा बूथ लगा है, छोटा बूथ लगा है, उसमें आप बटन पुश करेंगे तो नज़दीकी टोल जो भी होगा वहाँ पे बीप जाएगी और वो आपकी आवाज़ को सुनेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी लोकेशन पूछेंगे और लोकेशन ट्रेस होते ही आपके पास हर 5-7 मिनट में हमारी 112 की गाड़ी या ट्रैफिक के जो सहायता कर्मचारी हैं वो आपके पास पहुंच जाएंगे। ये बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छा सवाल भी है सर आप। तो क्या ट्रैफिक का भी कुछ इस तरह से टोल फ्री नंबर है जिस पर तुरंत कॉल करके एक ट्रैफिक सहायता ली जा सके? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम पुलिस एक ही है, वो ट्रैफिक पुलिस है, सिविल पुलिस है, हमारा सिस्टम एक ही है, हमारा कंट्रोल रूम एक ही है। आप 112 पे कॉल करेंगे, वो जो रिलेटेड है, जो संबंधित शाखाएं हैं, शाखा अलग हो सकती है लेकिन पुलिस सारी एक ही है। तो आप 112 पे कॉल करें, तुरंत वहाँ पहुँचे। महिला हेल्पलाइन 119 पे कॉल करें, पहुँचे तुरंत। अच्छा, कुछ केसों में ऐसा देखा गया था, देखा भी जाता है, पहले भी देखा गया है कि एक्सीडेंट होने पर कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वे तत्काल प्रभाव से उनको नहीं एडमिट कराते हैं। तो क्या कुछ इस तरह का है कि भाई किसी भी इमरजेंसी में वो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाकर उसको जो सहायता करने वाले हैं उसको एडमिट करा दें, भले ही उस पर एक उस समय कोई भी अमाउंट ना हो, पैसे ना हो, कुछ इस तरह की कोई ऐसा नियम है? जी सर, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अमेंडमेंट हुआ मोटर व्हीकल एक्ट में 2019 में, उसमें ये सेक्शन जो नेक व्यक्ति है, जो भर्ती कराने जा रहा है वो नेक व्यक्ति है निश्चित। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, घायल की मदद कर रहा है तो वो निश्चित नेक व्यक्ति है, रहमदिल व्यक्ति है। तो उसके लिए अमेंडमेंट ये इसी सेक्शन में किया गया है कि कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, अगर वो लेने से मना करता है तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसका जो पंजीकरण है वो निरस्त किया जाता है। वो ऐसा कोई भी नहीं है किसी घायल की मदद ना करे। तो ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। जहाँ भी नज़दीकी हॉस्पिटल है, हमारे जितने भी ट्रैफिक के कर्मचारी हैं सब पे उनके नंबर रहते हैं, सबके पास पता है किस लोकेशन पर हम ड्यूटी कर रहे हैं, उस लोकेशन के आसपास चिकित्सालय कहाँ हैं, कौन अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, किस चीज़ के डॉक्टर बैठते हैं, तो वो उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँचाते हैं और उनकी मदद करते हैं जो भी घायल लोग हैं। कप्तान साहब का ये स्पष्ट आदेश है कि सबसे पहले किसी घायल की मदद हो, हम जान को सबसे पहले बचा सकें। गोल्डन आवर इसी के एक कड़ी है कि 1 घंटे के अंदर, क्योंकि रस शराब से अधिक जान चली जाने के खतरे होते हैं, तो 1 घंटे के अंदर जो भी उसे उपचार मिल सकता है तो जल्दी से जल्दी जान बचने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपको पता ही है कि भारत देश में 1.5 से लेकर 2.25 लाख प्रतिवर्ष मृत्यु होती हैं और करीब 7.25 लाख करीब इंजरी होती हैं। और आपके यूपी में ही आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इंजरी है। तो हम ये सोचते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा लापरवाह ना होते हुए हम सबसे ज़्यादा सजग बने और अपने जो होने वाली ये दुर्घटनाएं हैं इनको कम करें। अच्छा, चालान जैसा होता है बहुत सी बार देखा जाता है कि भाई कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे कि भाई मैंने सुना है, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, कि अगर कार चालक ने या बाइक चालक ने शूज नहीं पहने हुए हैं या उसका कोई इंडिकेटर्स वगैरह काम नहीं कर रहा है तो क्या उसके कुछ निर्धारित मानक हैं कि उनके आधार पे भी उनको एक अवेयर करने के लिए चालान तो अवेयर करने के लिए है ताकि वो दोबारा गलती ना करे। क्या कुछ ऐसे प्रावधान है या कुछ ऐसे नियम्स है कि वो शूज न पहनने पर या उसकी एक तरह से डीपर न जलने पर वो चालान होते हैं? क्या ऐसा है या मैंने सुना है ऐसा? नहीं, सुना नहीं है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत सख्त कानून है, गवर्नमेंट इस पर बहुत सजग है। ऐसे कानून है, CMVR केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल्स ऐसे बने हैं, हमारे स्टेट के भी ऐसे रूल्स बने हैं, हमारी सेक्शंस ऐसी हैं कि जिनमें ये सब चालान हैं। आप इंडिकेटर नहीं है आपकी गाड़ी में तो आप किधर मुड़ना चाहते हैं ये कैसे पीछे वाले को कैसे पता चलेगा? तो अगर आप बाएं मुड़ के बिना इंडिकेटर दिए, कोई एक्सीडेंट का खतरा का आपने कर लिया, दाहिने मुड़ के बिना इंडिकेटर दिए, आपकी अगर शूज़ नहीं पहने हैं, आपकी चप्पल अगर फंस गई है, अगर आप सैंडल वगैरह पहने हैं और वो प्रॉपर आपके जो रेस का वो होता है कि
क्लच या ब्रेक होता है उसमें फंस गई तो आप और ज़्यादा मतलब डिसबैलेंस हो जाएंगे, ये सब। और सीट बेल्ट वगैरह ये नहीं पहनी है। देख, प्रथम दृष्टा चालान, मैंने पहले भी कहा कि चालान प्राथमिकता नहीं है। सबसे पहले प्राथमिकता है कि हम लोगों की जान को कैसे बचाएं, हम लोगों को कैसे दिमागी रूप से स्ट्रॉन्ग करें कि वो खुद गलतियों को समझें और उनकी गलतियों, अपनी गलतियों को दूर करें। सबसे पहले आप गाड़ी जब लेने चलते तो पहले अपनी गाड़ी को प्रॉपर चेक करें, उसमें हवा चेक करें, उसमें तेल चेक करें, उसमें आप रेडिएटर में पानी चेक करें। आप प्रॉपर अपनी गाड़ी को चेक करें। जब भी ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में खिड़की खोली और इग्निशन ऑन किया और लेके चल दिए, ऐसा गाड़ी चलाना नहीं होता सर। मैं आपको बता, प्रॉपर आप अपनी गाड़ी को चेक करें, प्रॉपर देखें, जो विंड पे आप पे धूल वगैरह है उसको साफ करें और प्रॉपर अपनी गाड़ी को थोड़ा वार्म अप करें। उसके बाद आप लेके चलें। उसके बाद ब्रेक वगैरह ये सब चेक कर लें, फिजिकली उसे चेक कर लीजिए। जब आप लेके चलेंगे तो निश्चित एक सजग और अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य आप निभाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारे भारत की सड़कों पर सभी, ऐसा नहीं है कि एक वाहन ही चलता है, कोई 4 व्हीलर ही चलेंगे। हमारे यहाँ पेडिस्ट्रियन से लेके सभी क्वालिटी के वाहन एक ही रोड पर चलते हैं और सभी को बचाना है। जो ज़्यादा सबसे मेन जो चीज़ें होती हैं वो प्रिंसिपल साहब मैं आपको बता दूं, वो होता है पेडिस्ट्रियन को बचाना, छोटे वाहनों को बचाकर चलना। ठीक है, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करें। बुजुर्ग लोग हैं, आपकी अगर 76 डेसिमल से 86 डेसिमल से ज़्यादा है आपका साउंड है तो किसी को हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। ये भी एक मृत्यु का कारण है, ये भी उसी में जुड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का देखें कि आपका हॉर्न सही काम कर रहा है, आपकी आवाज़ ज़्यादा तो नहीं है। कुछ जो हमारे यंगस्टर हैं, जो नए उम्र के लड़के हैं, स्कूलों के खासकर अपने दोस्तों के साथ 3-3 4-4 ट्रैवलिंग ओवरलोडिंग कर लेते हैं, हॉर्न का अधिक प्रयोग करते हैं, मॉडिफाइड साइलेंसर लगा लेते हैं, का बात मतलब ड्राइविंग करते हुए फ़ोन पे बात करते रहते हैं या कभी मदरा सेवन करके वाहन चलाते हैं। इन सब चीज़ों से जो अच्छा नागरिक होगा वो निश्चय बचेगा। जैसे सर अभी हम बात कर रहे थे कि ओवरलोड की बात कर रहे थे, अभी भी देखा जाता है जैसे शुगर मिल्स में गन्ने का ओवरलोड जो ट्रक्स है और वो गन्ना ऊपर तक, उनके कारण भी डेथ होती है जब वे उनका एक बैलेंस नहीं बन पाता है। तो उस स्थिति में क्या वो ओवरलोड में देखा जाता है या भूसे का एक बड़ा जो ट्रक्स होता है वो इधर भी निकला हुआ है, इधर भी निकला हुआ है, तो उनके कारण भी काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। तो वे क्या ओवरलोड के अंदर आते हैं या फिर क्या, किस तरह से उसमें सर मैं आपको बता दूं, ओवरलोडिंग वो होती है जिसमें मतलब अधिक माल भरा हो, जिसकी उतनी क्षमता है। मान लिया सबसे बड़ा ट्रालर है आपका, वो 55 टन पे पास है। 55 टन का मतलब है 15 टन उसका खुद का वजन है और 40 टन उसमें माल भर सकते हैं। लेकिन हाइट उसकी गन्ने की मैं बता रहा हूँ सर। तो गन्ने की क्या है हाइट, वो बॉडी से बाहर निकला हुआ सामान है। उसका हम 194 1A के अंतर्गत 20,000 से चालान शुरू होते हैं और हम उनके चालान करते हैं। प्लस रिफ्लेक्टर ना लगाना, मतलब कोहरे का समय होता है जिस समय गन्ने की ढुलाई रहती है, तो मौसम सर्दी का होता है, तो उसमें क्या होता है विजुअलिटी भी कम हो जाती है। उसमें रिफ्लेक्टर ना लगाना या कोई चमकदार, ये सब हम लोग मिलों में जाकर उन्हें अवेयरनेस कर रहे हैं। जो मिल के प्रबंधक हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे भी हमारी बात होती रहती है और सभी से ये कह रहे हैं कि आप जो गन्ने की ढुलाई करें तो वो ऐसे समय पे करें जब हमारा आम जनमानस, जैसे पीक टाइम है, सुबह के टाइम सभी छात्र छात्राएं भी ऑफिस निकलते हैं, तो उस टाइम ना करते आप रात्रि का इस्तेमाल करें ज़्यादा, क्योंकि रात्रि में पेडिस्ट्रियन कम चलते हैं या छोटे वाहन कम चलते हैं। तो अगर कोई भी हो तो हम हादसे से बच सकें, तो उन्हें अवेयरनेस करना हमारा मेन उद्देश्य है। सभी मिलों से, सभी मिल प्रबंधकों से हम इस संबंध में हमारी बात हो रही है। और जो बॉडी से बाहर निकला हुआ जो भी है, ये क्या होता है हाइट ज़्यादा हो जाती है, उसका जो लेंथ है वो उस पर लर्ज जो भी कहीं घुमावदार इस टाइप से आता है तो वहाँ पलटने के चांसेस रहते हैं ज़्यादातर, जिससे रोड बाधित हो जाती है और कैजुअलिटी भी होने की संभावना रहती है। इस पे पूर्णतः हम अंकुश लगा रहे हैं। पूर्णतः सभी से जितनी भी संस्थाएं इसमें जुड़ी हैं, गन्ना विभाग भी है और ARTO साहब भी हैं, हम लोग भी परिवर्तन की कार्रवाई कर रहे हैं और अवेयरनेस की प्रोग्राम भी कर रहे हैं। जैसे सर पोल्यूशन है जी, और पोल्यूशन के अकॉर्डिंग चालान होता है, और कुछ और ऐसे कौन कौन से जो सूक्ष्म उसमें होते हैं लेकिन जो एक चालक है वो ध्यान नहीं देता,
जी जी। तो उन पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालने का प्रयास करें सर। हाँ, अक्सर जो बेपरवाह चालक होते हैं, जो लापरवाह भी कह सकते हैं, बेपरवाह लापरवाह भी कह सकते हैं, वो मैंने बताया ना अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं रखते। डॉक्यूमेंट कब उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म हो गया है, तो अपने गाड़ी का जब भी आप सर्विस करा रहे हैं तो उसके साथ ही उसका पोल्यूशन भी चेक कर लें, पोल्यूशन है नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन मानव जीवन के लिए खतरा माना गया है। क्योंकि जो एयर है वो जीवन दायनी है, इसी से हम लोग, आप सभी लोग अगर पोल्यूशन में ऐसी सांस लेंगे तो हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे इस टाइप से मतलब इंजर्ड हो सकते हैं, आपकी आयु कम हो सकती है। इसलिए जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र में, जिसमें हमारा मुजफ्फरनगर भी आता है, इसमें सभी जो पेट्रोल के वाहन हैं 15 साल और डीजल के वाहन 10 साल, इससे ऊपर के आयु के जो वाहन हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है, उसमें स्क्रैप भी किया जा रहा है। कुछ लोग अन्य जगह जो अच्छी फिटनेस है जिनकी, उन वाहनों को अन्य जगह पर रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है लोगों द्वारा, तो हमारे यहाँ से हटाए जा रहे हैं इस प्रकार के वाहन। सर कुछ ऐसा देखा गया कि जो अन्य प्रदेश जो एनसीआर में नहीं है, यूपी एनसीआर, हमारा जो मुजफ्फरनगर है या जो एनसीआर क्षेत्र में है, जो बाहर के नंबर वे लेते हैं और वे फिर जहाँ एनसीआर में चलाते हैं, तो क्या कुछ इस तरह का है कि भाई बाहर का नंबर है, मान लिया बाहर उसे अभी 10 साल यूपी के अकॉर्डिंग 10 साल बाहर तो हो गए जी, मतलब यूपी में हो गई है, लेकिन बाहर नहीं हुए हैं, तो क्या उन वाहनों को एनसीआर में चलाया जा सकता है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हमारी आयु हो गई है तो मेडिकल सर्टिफिकेट हमें चाहिए, उसके बाद हमारा लाइसेंस बन जाएगा। सेम कंडीशन वही है। आप वाहन, अगर आपका 15 साल यहाँ हो गया है, 15 साल बाद आपको बाहर, आपका वाहन ठीक है, आपके वाहन की फिटनेस अच्छी है, तो आप उसके फिटनेस सर्टिफिकेट लेके उसका रजिस्ट्रेशन बाहर किसी अन्य जनपद में करा सकते हैं, लेकिन वो मुजफ्फरनगर एनसीआर क्षेत्र में नहीं चलेगा। आप उसमें नहीं चला सकते उस वाहन को। अगर कोई गाड़ी, हाँ, आपको बेचनी पड़ेगी अपने रिश्तेदार अगर आपके अन्य जनपद में, तो 5 साल के लिए आप वहां तो उसे दे सकते हैं, वहां चल सकती है, लेकिन मुजफ्फरनगर या मेरठ या दिल्ली एनसीआर के भी जो भी जनपद आ रहे हैं उसमें उनका ना तो रजिस्ट्रेशन होगा और ना ही वो चलेंगी, चलाने के वे पात्र नहीं है सर। अच्छा सर, जैसे देखा जाता है कि जो इंश्योरेंस होता है व्हीकल्स का और इंश्योरेंस नहीं होता है, और उसमें जो डेथ कैजुअलिटी होती है, तो उसमें क्या किस तरह का दोनों दोषी होते हैं या क्या किस तरह से उसको एक उसके बारे में आप सर मैं आपको बता दूं, जो इंश्योरेंस की बात आपने कही, इंश्योरेंस उतना ही मस्ट है जितनी गाड़ी है। क्योंकि कभी भी देखिए, गाड़ी रोड पर लगती है, कभी कभी अपनी गलती से ना, दूसरे की गलती से भी एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी ही गलती से एक्सीडेंट होते हैं, अगर दूसरा अनभिज्ञ है और अनसमझ व्यक्ति है, उसकी गलती से आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो ये तो आईओ की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहते हैं वो जांच करते हैं, और हमारे जो वहाँ का गाड़ियों का निरीक्षण होता है वो एमटीओ द्वारा या रोडवेज के अधिकारी द्वारा होता है, तो वो उसे डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के कारण क्या रहे। एक टीम बनती है, टीम उस कारण को खोजती है। अब आती है इंश्योरेंस की बात। इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी वो होता है जिसमें मालिक को पूरा क्लेम मिल जाता है, और जो भी दुर्घटना में जो भी इंजर्ड हुआ है, मान लिया अभी एक केस आया था, उसमें ये एक टीचर थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्हें जब तक उनकी नौकरी थी तब तक का पूरी तनख्वाह उन्हें भरने के लिए आदेश हुआ कि तब तक उनके गुजारा भत्ता, तनख्वाह उनके बच्चों को देने के लिए। तो इससे आपको ये फ़ायदा है, अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस एजेंसी प्रदान करेगी। आप उसमें आपने मतलब बिल्कुल सेफ है, आप पे कोई खर्चा नहीं लगेगा। जितना भी हमारी कोर्ट जो हैं वो डिसाइड करेंगी, जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो डिसाइड करेंगे, जस्टिस जो है वो ये करेंगे कि भाई इसको क्या मिलना चाहिए। तो वो पूरी जो आपका केस है वो आपकी जो आपने इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम देगी, आपके वाहन का भी टूट फूट देगी, प्लस जो उससे दुर्घटना में घायल हुए उनका भी देगा। सर जैसे हम NH-58 या किसी भी हाईवे की बात करते हैं, मेन हाईवे की, और साइड में जो वाइट पट्टियां बनी होती हैं, जी जी जी, और उसके साइड में वाहन खड़ा है, शांत खड़ा है बिल्कुल, और पीछे से कोई गाड़ी उसमें आकर ठुक जाती है, एक तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें दोषी किसको माना जाएगा? सर मैं उसमें प्रथम दृष्टा दोषी जो वहाँ खड़ा है वो दोषी है, क्योंकि वो रोड पार्किंग के लिए नहीं है।
रोड चलने के लिए है, हम इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। रोज़ हम अनाउंसमेंट के जरिए इनको हटवा रहे हैं। जो भी ट्रक ढाबों पे खड़े हो जाते हैं, या अगर आपको खड़ा होना है तो ट्रक लेबाई है, आप अलग आपके लिए जगह दी है NHAI द्वारा, लेबाई में खड़े हों। अगर लेबाई से बाहर खड़े हैं तो आप बिल्कुल निश्चित गलत खड़े हैं और आप ही की गलती है खड़े होने वाले की। क्या कुछ निश्चित पैरामीटर है कि इस इतनी दूरी से आप वाहन को खड़ा करेंगे, या कुछ इस तरह से? ऐसा पैरामीटर नहीं है, लेकिन रोड छोड़ के आप वाहन खड़ाएंगे जहां तक रोड NHAI द्वारा अधिकृत है। क्योंकि आप ढाबे जो आपने बिल्कुल रोड से किनारे लगा लिए और वाहन आपका खड़ा होता है रोड पर, वो बिल्कुल अनाधिकृत है। उस पर कार्रवाई चल रही है, उस पर सभी थानों के माध्यम से भी, और सभी इसे हम इस तरह से देख सकते हैं। मान लिया जैसे अभी हमारा जो मुजफ्फरनगर वाला हाईवे है जी, ये अभी 4 लेन है, लेकिन इसको मार्किंग जो 6 लाइन की हुई है। तो जहां तक 6 लाइन की मार्किंग की हुई है, अगर उस पैरामीटर में कोई वाहन खड़ा है और उसके द्वारा कोई एक्सीडेंट, भले ही पीछे से कोई एक्सीडेंट उसमें गाड़ी घुस जाती है, तो दोषी जो खड़ा है वो रहेगा। हाँ सर, दोषी तो खैर उसने भी विजुअलिटी नहीं हुई है, या घुमाव है, या दिखाई नहीं दिया है, आपके विंड साफ नहीं है, शीशा साफ नहीं है, आप बहुत अधिक तेज गति से चल रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो है ये निर्धारित करे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी गति मानकों से बहुत ज़्यादा होती है। मान लिया 80 की स्पीड आपकी है हाईवे पर और आप 120 से ऊपर चल रहे हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट इस कारण से भी होते हैं, आपके गाड़ी पर आपने नियंत्रण खो दिया है, आप उस समय पे, और अचानक से आपको एक वाहन रोड पे खड़ा मिल गया है। अगर वो रोड पे खड़ा ना होता तो आगे वाला वाहन अगर मिल जाता तो पीछे से आप उसमें भी घुस सकते थे। इतनी ओवर स्पीडिंग भी एक मुख्य कारण है एक्सीडेंट का, दुर्घटनाओं का। अच्छा सर, जैसे मैं देखता हूँ कि स्पीड को कैसे मापते हैं और किस तरह से उसका जो चालान है वो उसके मोबाइल पर या इस तरह चला जाता है, वो किस तरह से सिस्टम, आप थोड़ा सा सर मैं बताता हूँ। हाँ, ये सिस्टम क्या है, अब एक हमारे पास एक यंत्र है जिसे हम स्पीड गन रडार कहते हैं। स्पीड गन रडार, तो स्पीड गन रडार से हम किसी हाईवे के किनारे खड़े होते हैं और उसको हम सेट करके और उस स्पीड को हम लगा देते हैं कि 80 की स्पीड है। 80 से उस स्पीड से ऊपर जितने भी स्पीड के वाहन आते हैं हम उसे क्लिक करते रहते हैं। उसे मतलब अपने कैमरे में जो उसके NPR कैमरा एक लगा होता है उसके अंदर, जो उसकी नंबर प्लेट को डिटेक्ट करता है, गाड़ी को डिटेक्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी पूरी डिटेल हमारे पास आ जाती है। तब हम उसके चालान भेज देते हैं। इतनी फास्ट, कितनी भी फास्ट आए सर, कितनी भी फास्ट गाड़ी आए उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। एक दूसरा, एक हमारी गाड़ी में इंटरसेप्टर लगा होता है। इंटरसेप्टर और आधुनिक तकनीक है, उसमें बस वो दिखाई देता रहता है। हम लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं, उस शीशे के अंदर से दिखाई देता रहता है और हम क्लिक करते रहते हैं। जो भी ओवर स्पीड आती है, हम बहुत सारे आप देखते होंगे जहां स्पीड बढ़ती है, आप खतौली बाईपास पे हम अक्सर चालान करते हैं ओवर स्पीड के। तो हम इसी एक तो स्पीड गन रडार के माध्यम से, एक इंटरसेप्टर के माध्यम से ये तो आज हमारी खास मुलाकात में आदरणीय जो मुजफ्फरनगर प्रभारी यातायात से और इंद्रजीत सिंह, मैं सर से एक बार फिर कहूँगा कि जो आज नए नवयुवक के लिए आपका क्या संदेश है? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि दिमागी रूप से स्ट्रांग हो। आप अगर अपने आप को समझ लोगे तो सबको समझ लोगे। सबसे पहले आप से यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने माता पिता को, अपने गुरुओं का, उनके आदेशों का केवल पालन करते रहें। वो जैसा बताते रहें। आपको शुरू में ही ट्रैफिक के नियमों के बारे में गुरु, माता पिता सभी बताते हैं, धीरे चलना। हर माँ अपने बेटे से चलने से पहले कहती है बेटा धीरे जाना, संभल के जाना। उसका यही संकेत है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करना। आप हाईवे को टच कर रहे हैं तो पहले दाहिने देखें, फिर बाएं देखें, फिर दाहिने देखें। यानी 3 बार आपको देखना है। पहले दाहिने देखें, दाहिने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, बाएं देखें, बाएं से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, फिर दाहिने देखें, अचानक कोई आ तो नहीं गया। आप 3 बार देखेंगे, आप सेफ सुरक्षित, आप बाएं मुड़ना है हमेशा, हमेशा बाएं टर्न करें। आप ये देख रहे हैं कि हम 90 डिग्री, अगर कोई चौराया तिराया, हमारा बिलासपुर कट 90 डिग्री है, तो आप दाहिने देखें, फिर बाएं देखें, फिर दाहिने देखें, और तब आप बड़े सेफ्टी से, अगर कोई वाहन आ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए रोड पे मतलब पास करें या रोड का चौराहा क्रॉस करें। और ख़ासकर जितने भी हमारे पेडिस्ट्रियन हैं, जितने नवयुवक हैं, जितने हमारे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हैं, यही मेरे देश का भविष्य है। और इनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सुधरेंगे तो हम सब सुधर जाएंगे।
आप ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवरलोडिंग ना करें, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें, हेलमेट लगाकर चलें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, नशे का प्रयोग ना करें। मुजफ्फरनगर के लिए सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो इतना ओवर क्राउडेड होने के बावजूद ट्रैफिक्स को हम कैसे एक तरह से सुव्यवस्थित तरीके से घर सुरक्षित जा सके? सर मैं प्रयासरत हूँ इसमें, क्योंकि आपका जो शहर की भौगोलिक स्थिति है वो बहुत छोटे से एरिया में बहुत अच्छे अच्छे संस्थान हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, या 4-5 प्रसिद्ध स्कूल हो, या कचहरी हो, या आपका सदर हो, वो एक पार्टिकुलर क्षेत्र में है। वहाँ पर सभी लोगों का आना जाना अक्सर लगा रहता है। तो वहाँ सभी लोग, क्योंकि आजकल व्हीकल सभी के पास है, हर आदमी अपने व्हीकल से और वहीं तक पहुँचना चाहता है, उसके लिए यही है कि आप अपने व्हीकल को पार्किंग में पार्क करें। रोड के किनारे आप कदापि जहां पार्किंग नहीं है वहां अपने वाहन को खड़ा ना करें। व्हाइट पट्टी का कुछ इंडिकेशन है उससे? जी सर, व्हाइट पट्टी से आप बाएं खड़े कर सकते हैं। व्हाइट पट्टी से वैसे तो मना है बाएं भी खड़ा करना, आप किसी भी कीमत पे आप रोड पर पार्किंग नहीं कर सकते, लेकिन जगह अवेलेबल अगर है, आपको लग रहा है कि मैं रोड को बाधित नहीं कर रहा हूं, तो सफ़ेद पट्टी जो खिंची है उसके बाएं चले जाएं, और उसके बाएं पे अगर आपको जगह नहीं मिल रही, ये तब ऑप्शन है, उसका नहीं है। बाकी ऑप्शन हमारे पास नगर पालिका की जो पार्किंग है वो काफ़ी बड़ी है, उसमें आप पार्क कर सकते हैं, या आप अन्य जगह कहीं भी जहां आपने पार्किंग बनाई है वहां पे पार्क कर सकते हैं। दूसरी समस्या आती है हमारी ई रिक्शा की। ई रिक्शा मेन समस्या क्या है, ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनके पास कोई अपना व्यवसाय नहीं है, उन्होंने ऐसा किया है कि किसी किराए पे ई रिक्शा ले ली, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 20-20, 25-25 ई रिक्शा का एक ग्रुप बनाकर अपनी ही ई रिक्शा चलवा रहे हैं, उसे किराए पे दे रहे हैं 300 रुपये में, 250 रुपये में। तो जो बेरोजगार व्यक्ति हैं वो उनकी रिक्शा चला रहे हैं, उनके पास ना तो लाइसेंस होता है, ना रिक्शा के प्रॉपर कागज होते हैं। तो ये एक भीड़ है, इसको हम छांटने में लगे हुए हैं। इसके लिए हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से एक प्रार्थना की, उन्होंने हमें राइफल क्लब उपलब्ध कराया है। हम उसमें ऐसी रिक्शाओं को, जैसे विकलांग व्यक्ति चला रहे हैं उनको, जो बिना रजिस्ट्रेशन की रिक्शा चल रही हैं उनको, जो बिना नंबर प्लेट की रिक्शा चल रही है उनको, जो नाबालिग बच्चे चला रहे हैं उनको, हम ऐसे लोगों को छांट रहे हैं और अब उन्हें अलग कर रहे हैं, शहर से अलग निकाल रहे हैं। दूसरी मेरी अपील और है शहर की जनता से कि जो भी आप रेहड़ी पटरी पर फल सब्जी इत्यादि खड़े करवाते हैं, वो आप इतने जागरूक बनिए, आपकी दुकान के सामने अगर कोई फल का ठेला लगा रहा है या कोई और ऐसा अतिक्रमण कर रहा है तो आप उसका विरोध करें। आप पुलिस ही हैं, आप समाज सेवी हैं, ऐसा नहीं कि पुलिस ही सब कुछ करेगी, हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन आप लोग भी हमारा सहयोग करें। आप ऐसे काम को, जो भी गलत काम आपको लग रहा है उसे ना होने दें। आपके सामने अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है, ना तो आप अतिक्रमण करें, ना करने दें। सभी दुकानदार भाइयों से भी मेरी यही अपील है कि आप अपने सामान को दुकान तक सीमित रखें, रोड पे ना लाएं। आज में जैसे आपने देखा कि इनसाइड टॉक्स पर आदरणीय श्री इंद्रजीत सिंह जी, यातायात प्रभारी मुजफ्फरनगर ने बहुत ही चर्चा विस्तृत करके बहुत जानकारी दी है। मेरा उन नवयुवकों से और सभी जो चालक हैं उनसे निवेदन है, क्योंकि आप किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं, तो आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सभी का और आदरणीय श्री इंद्रजीत सिंह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी। आपका बहुत बहुत आभार। प्रणाम सर।